सिक्योरिटी गोल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्त लोग अब हम लोग जो सिक्योरिटी गोल्स हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बेसिकली इस चीज का आइडिया लगाते हैं कि कोई भी पर्सन या यूजर कोई भी सिस्टम के अंदर लॉग इन करना चाह रहा है तो वो कौन है। तो ये बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। तो ऑथेंटिकेशन हमें ये बताता है कि आप कौन है, या फिर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉग इन कर रहा है वो कौन है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक की के साथ। वो आपका यूजर नेम हो गया और वो पासवर्ड हो गया, तो उससे बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन होता है। तो आप सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ऑथेंटिकेशन देंगे या ऑथेंटिकेट करेंगे। फिर आता है आपका ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन के बाद आता है कि आप कितने लेवल्स ऑफ एक्सेस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर यूजर को। तो बेसिकली ऑथराइजेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली ये है कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर को डिफरेंट एक्सेसेस दे सकते हैं। ये डिफरेंट एक्सेसेस आपके डिफरेंट रोल्स के बेस के ऊपर से हो सकते हैं। जैसे कि एक बैंक कंपनी है और वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं। एक है आपका जो परचेज ऑर्डर लेता है, एक आदमी है जो लोन डिपार्टमेंट में काम करता है, एक आदमी है जो क्रेडिट कलेक्शन काम डिपार्टमेंट काम करता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और सबको एक ही एक्सेस नहीं देनी चाहिए, सबको लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेस देनी चाहिए बेस्ड ऑन उनके रोल क्या है। जैसे कि अगर आपका कोई लोन देने वाला आदमी है जो आपकी बैंक में काम कर रहा है, तो उसको आप लोन से रिलेटेड ही एक्सेसेस देंगे ना। आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस नहीं देंगे, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटर की राइट्स नहीं देंगे क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक नीड टू हैव बेसिस पे काम करते हैं कि अगर उसको नीड है तभी उसको ऐसी एक्सेस मिलेगी। तो ऑथराइजेशन ये हो गया जो हमें बताता है कि वो आदमी क्या कर सकता है। ऑथेंटिकेशन बताता है वो कौन है, और ऑथराइजेशन बताता है कि वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। तो एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो बिजनेस प्रोसेस है वो क्या है। आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है उस चीज के लिए। क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि उस प्रोसेस में क्या किस लोगों को क्या टाइप की एक्सेसेस देनी है, क्या टाइप की ऑथराइजेशन देनी है। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कंपनी के अंदर ही शिफ्ट करेंगे एक रोल से दूसरे रोल। मे बी उनका प्रमोशन हो रहा है, तो जब उनका प्रमोशन होता है तो उनके पास और राइट्स आ जाती हैं क्योंकि उनके रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर अगर वो पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई और डिफरेंट डिपार्टमेंट जा रहे हैं तो वहां पे भी इश्यू हो सकता है कि तो उसके डिपार्टमेंट शिफ्ट करने से ये हो सकता है कि वो बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको सारे के सारे एक्सेसेस नहीं दे रहे हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, उसका आपसे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक फाइनेंस गाय है जो चेंज कर रहा है प्रोक्योरमेंट टीम के पास में। वो उसका पहले काम था फाइनेंस देखना, अब वो प्रोक्योरमेंट टीम में जा रहे हैं जहां पे वो आइटम्स को प्रोक्योर करता है, मतलब आइटम्स को देखता है कि अच्छे से आ गए हैं कंपनी के पास कि नहीं। तो हम लोग एक नीड टू हैव बेसिस पे काम करते हैं कि अगर उसको नीड है तभी उसको एक्सेस मिलेगा। अगर उन लोगों ने कंपनी ने डील की है और वेंडर ने डिलीवर कर दिया अपने एंड का और हम लोग को डिलीवर करना है कि उनको पे कर दें, तो उस समय हमें ये देखना होगा कि उस समय उसका काम ये था कि वो बेसिकली ये इंश्योर करता था कि पैसे वेंडर के पास जा रहे हैं। पर अब उसने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया है, अब वो प्रोक्योरमेंट टीम में आ गया है जहां पे वो ये देखता है कि कौन सी चीजों को ऑर्डर करना है और कौन सी चीजें आ गई हैं। तो वो बेसिकली ये मैनेज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोल्स थोड़े कन्फ्लिक्टिंग रोल्स हैं। तो आपको अच्छे से बिजनेस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। अगर इस आदमी ने चेंज कर लिया है
और आपने उसको पुरानी राइट्स को नहीं हटाया, उसके पुराने एक्सेसेस को नहीं हटाया जिसमें वो वेंडर को पेमेंट भी दे सकता था, तो इससे फ्रॉड हो सकता है। और ये फ्रॉड क्या होगा? तो ये फ्रॉड ये हो सकता है कि मान लीजिए ये आदमी या ये इंसान, उसने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया 100 लैपटॉप्स का या 100 लैपटॉप का, और वेंडर के साथ प्राइस अग्री की कि हम लोग 100 रुपए देंगे हर लैपटॉप के लिए, $100 देंगे, 100 रुपए नहीं। तो अब ये हो गया कि वेंडर ने डिसाइड कर लिया कि वो $100 लेगा हर लैपटॉप के लिए, और हम लोगों ने 100 लैपटॉप्स का ऑर्डर दिया हुआ है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि वो पीछे से वेंडर के साथ काम कर सकता है, बोलता है कि आप एक्चुअली, तो यहाँ पे बैक एंड में क्या हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो वेंडर के साथ एक ऐसी डील रख सकता है कि वो उसको बोलेगा कि हम लोग एक्चुअल में तो 100 लैपटॉप्स का परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जो $100 की वैल्यू है वो मतलब कि अग्रीड वैल्यू है। पर कंपनी में एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के समय जब हम लोग लिखेंगे कि मैंने परचेज ऑर्डर किया है 100 लैपटॉप्स का, तब मैं हर लैपटॉप का प्राइस $100 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा $1000। ये एम्प्लॉय सोच के चलता है, और वो सिस्टम पे एंटर भी कर देता है क्योंकि उसके पास उस चीज की एक्सेस है। उसके पास एक्सेस है ये बताने के लिए कि कितने लैपटॉप की प्राइस क्या रहेगी, क्योंकि वो परचेस ऑर्डर रजिस्टर कर रहा है। और उसके पास दूसरी एक्सेस भी है जो है पेमेंट रन की। तो जो अग्रीड पेमेंट है वो अब बढ़ जाता है। पहले जब हर लैपटॉप $100 का था तो टोटल जो अमाउंट आ रहा था वो $10,000 का आ रहा था, या फिर $10,000 का। पर अब जब उसने $1,000 का प्राइस रख दिया है हर लैपटॉप पे, तो अब हर लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब टोटल प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो 100 लैपटॉप के लिए अब हो जाएगा 1 लाख। तो जो पेमेंट रन होगा जिसमें पेमेंट दिया जाएगा वेंडर को, वो 1 लाख का पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि वो इतना ग्रेटली इंक्रीज हो गया है। तो जो पेमेंट वेंडर को जाता है और वेंडर के पास पहुंच भी जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेंडर उसको प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लेगा और वो एम्प्लॉय को दे देगा, तो इससे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे, क्योंकि अगर जो परचेज ऑर्डर कर रहा है तो उसका जो पेमेंट करेंगे उसकी एक्सेस भी इसी के पास में है, तो उससे हमें इश्यूज हो जाते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिविलेजेस हो जाते हैं। और ये भी चीज हो सकती है कि जो अमाउंट ऑफ लैपटॉप्स थे वो 100 पे अग्रीमेंट हुआ था, पर एक्चुअली में वेंडर सिर्फ 50 प्रोवाइड करता है, तो उससे जो एक्चुअल पेमेंट उसको मिलेगा वो ज्यादा से मिलेगा, पर वो कम लैपटॉप्स डिलीवर कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अरे कंपनी को पता चल जाएगा ना कि कम लैपटॉप्स डिलीवर हो रहे हैं, पर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दोनों रोल्स एक ही एम्प्लॉय के पास हैं, कि वो बेसिकली पेमेंट रन भी कर पा रहा है और वो प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है। तो वो अपने बुक्स में लिखेगा कि हाँ 100 लैपटॉप्स रिसीव हो गए थे, अब हम लोग 100 लैपटॉप्स का पेमेंट करने जा रहे हैं। तो इससे फ्रॉड हो सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना बिजनेस साइड भी एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को। सिमिलरली अगर आप एक दूसरी सिचुएशन लें जिसमें हम लोग एक नेटवर्क एडमिन की बात करते हैं, तो जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे जो नेटवर्क एडमिन्स रहेंगे उनके पास बहुत सारे एक्सेसेस रहेंगे, फायरवॉल्स के एक्सेस, पॉलिसीज के एक्सेस, कोई भी रूल सेटअप है उनके एक्सेस। तो समझ लीजिए कि अगर कोई रोग एडमिन है, मतलब कि कोई एडमिन है जो गलत काम करना चाह रहा है, वो कोई भी हैकर को हेल्प कर सकता है उसके आईपी को वाइट लिस्ट करके। अब उसके आईपी को वाइट लिस्ट करेगा सिर्फ कुछ ही समय के लिए। तो जब वो आईपी को वाइट लिस्ट करता है हैकर के, तो हैकर अंदर आ सकता है, उसको सारा एक्सेस मिल सकता है जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और वो उसको चुरा के या फिर उसके साथ कुछ मैलिशियस करके भाग सकता है। अब जनरली इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी अननोन आईपी आ रहा है तो लॉग्स बनेंगे, कोई भी आईपी आ रहा है तो उसके लॉग्स बनेंगे। पर तो उससे पता चल सकता है कि कोई अननोन आईपी आया, उसने कुछ किया और वो निकल गया, तो उसके हमेशा लॉग्स बने रहेंगे, हर चीज के हमेशा लॉग्स बने रहते हैं। पर अगर कोई नेटवर्क एडमिन कोई गलत काम कर रहा है और वो हैकर के साथ काम कर रहा है, तो और उसके पास एक्सेस भी है लॉग्स चेंज करने की, जनरली ऐसी एक्सेस नहीं दी जाती है, पर ये नेटवर्क एडमिन है तो इसके पास ये एक्सेस हो सकती है कि वो लॉग्स को चेंज कर डाले। तो वो क्या करेगा, जैसे ही हैकर आएगा वो अपना काम करेगा और निकल जाएगा, वो नेटवर्क एडमिन आएगा और वो सारे लॉग्स को चेंज कर देगा, और ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था।
तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास इतने सारे एक्सेसेस होने से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और यहाँ पे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। तो आपका जॉब एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होगा कि आपको अंडरस्टैंड करना हो कि कौन से लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, उनका रोल क्या है, वो बिजनेस में कैसे प्रोवाइड करते हैं, और उनको कौन कौन सी एक्सेसेस चाहिए और कौन कौन सी एक्सेसेस उनको नहीं चाहिए रहेंगी, और वो इस एक्सेसेस के साथ क्या काम भी करते हैं। अगर आप देखें रजिस्ट्रेशन मोस्ट वेबसाइट्स का, तो वो लोग फेसबुक या गूगल का ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे जो गूगल और फेसबुक हैं वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन तो दे देते हैं इन वेबसाइट्स को, बट वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। बेसिकली आप जब भी क्लिक करेंगे कि आई वांट टू लॉग इन एज इन गूगल अकाउंट, तो इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाएगी, गूगल वैलिडेट करेगा आपको और फिर वो बोलेगा हाँ ये रहा इसका इंफॉर्मेशन, आप इसको एक्सेस दे दो अपने सिस्टम में। तो ऐसे लोग वेबसाइट्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल या फेसबुक आपकी आईडीज, आपके यूजर नेम या पासवर्ड्स नहीं शेयर कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, वो एक सेट ऑफ रूल्स शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स वो शेयर करते हैं वेबसाइट के साथ, उनको हम लोग सैमल रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन देते हैं वेबसाइट्स को। तो आप देखेंगे जब भी आप ये काम कर रहे हैं तो गूगल आपको इन्फॉर्म करेगी या फेसबुक आपको बताएगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन है जो ये वेबसाइट मांग रहा है। तो उसमें कई बार ये हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मांग रहे होते हैं और आपके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी मांग रहे होते हैं। तो आपको वहां पे सतर्क रहना है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट को। तो कई बार क्या होता है कि ये वेबसाइट्स आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसका खुद का पर्सनल यूज करते हैं जो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेगा। तो आपको ये हमेशा देख के चलना है।